तो दोस्तों, मैं हूं अमित। लीगल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं रजनेश नेहा केस गाइडलाइन की। जनवरी 2013 में वाइफ द्वारा अपनी ससुराल को छोड़ा जाता है और अपने क्षेत्र से CRPC 125 पर मुकदमा अपने हस्बैंड पर किया जाता है, जिसमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस की मांग की जाती है। 2015 में फैमिली कोर्ट द्वारा 15,000 रुपये मेंटेनेंस वाइफ को और 5,000 रुपये बच्चों को अवॉर्ड किया जाता है। और यह मेंटेनेंस तब से शुरू होता है जब से लिटिगेशन की शुरुआत होती है, यानी जब वाइफ द्वारा केस रजिस्टर किया जाता है। प्रति माह 20,000 रुपये रजनेश को अपनी वाइफ को देना होता है, जो कि एक लंबा अमाउंट बन जाता है। जिसके बाद रजनेश फैमिली कोर्ट के इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट पिटीशन को सुनते हैं और उसके बाद डिसमिस कर देते हैं। साथ ही फैमिली कोर्ट द्वारा अवॉर्डेड 15,000 रुपये जो उनकी वाइफ को देना था, उसको 20,000 रुपये कर देते हैं और 2 लाख रुपये एरियर और 3 लाख रुपये का फाइन भी जोड़ दिया जाता है। 2019 में कुछ अमाउंट रजनेश द्वारा अपनी वाइफ को दिया जाता है, लेकिन काफ़ी अमाउंट बचा हुआ था, जिसके बाद हाई कोर्ट में फिर से एक रिट पिटीशन उनकी वाइफ डालती हैं और एक आदेश करवाती हैं, जिसमें कहा जाता है कि 1,45,000 रुपये का भुगतान 45 दिन के अंदर कर देना है, अन्यथा रजनेश को जेल में भेज दिया जाएगा। इससे संतुष्ट ना होने के बाद फिर से वाइफ 2020 में एक केस रिट पिटीशन के तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट में डालती हैं और 5 लाख रुपए का एरियर जो फैमिली कोर्ट ने अवॉर्ड किया था, उसका 50% 4 सप्ताह में भुगतान करने के लिए आदेश ले आती हैं, अन्यथा रजनेश को जेल जाना पड़ेगा। वाइफ हाई कोर्ट में लगातार मैटर ले जा रही थी और हाई कोर्ट अपना डायरेक्शन दे रहा था और रजनेश को अपना पैसा, जो कि कोशिश कर रहा था कि वो लगातार पैसों को चुका सके, लेकिन वो चुका नहीं पा रहा था, जिससे वो बहुत परेशान हो गया और अंततः वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर को सुना और सुनने के बाद एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें मैट्रिमोनियल विवादों में पुरुषों को बड़ी राहत दी। चलिए जानते हैं रजनेश नेहा से पहले क्या परिस्थितियां हुआ करती थी। पहले केवल हस्बैंड को यह शो करना पड़ता था कि उसकी इनकम कितनी है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी मंथली इनकम कितनी होती है। केवल हस्बैंड को ही अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड शो करना पड़ता था और अगर मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसे अरेस्ट करने की पावर फैमिली कोर्ट के पास थी। अगर मेंटेनेंस फाइल किया जाता था, चाहे वो सेक्शन 24 में हो, चाहे वो घरेलू हिंसा में हो या चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट में हो, तीनों पर अलग अलग अलाउ करवाया जाता था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर हस्बैंड के ऊपर बनता था और अगर भुगतान नहीं कर पाता था तो 125 सबसेक्शन 3 CRPC के तहत हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाता था या अरेस्ट करने का आदेश दिया जा सकता था। जानते हैं इस केस के बाद क्या परिस्थितियां बदली हैं। रजनेश नेहा केस के बाद अब हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम और एसेट्स की डिटेल कोर्ट्स मंगवाता है, एक एफिडेविट फाइल करवाता है, जिसके तहत ये दोनों पार्टीज अपने कितनी इनकम है, कितनी प्रॉपर्टी, कितने एसेट्स हैं, यानी दोनों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक किया जाता था। इस गाइडलाइन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस अलाउ किया जाएगा, लेकिन रीजनेबल मेंटेनेंस अलाउ होना चाहिए, यानी दोनों की संपत्ति को देखने के बाद एक रीजनेबल मेंटेनेंस तय किया जाएगा, जो हस्बैंड द्वारा वाइफ को दिया जाएगा और कई केसों में वाइफ द्वारा हस्बैंड को दिया जाता है। इस केस के बाद हस्बैंड को केवल मेंटेनेंस न चुकाने की वजह से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी उसके पास कुछ मजबूरियां हैं, उसको भी सुना जाएगा, उसके बाद ही उसको अरेस्ट करने का आदेश दिया जा सकता है। पहले ऐसा होता था कि मेंटेनेंस अगर टाइम पर नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट जेल जाने की एक ऑर्डर पास कर सकता था, लेकिन पहले सिचुएशन अलग थी और अब सिचुएशन अलग है। अब डायरेक्ट जेल जाने का आदेश पारित नहीं करता है, बल्कि वो उन सिचुएशंस को, उन रीजंस को देखता है कि कारण क्या है कि हस्बैंड मेंटेनेंस को पे नहीं कर पा रहा है। तो ये थी रजनेश नेहा गाइडलाइन। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।